नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। पिछले वीडियो में हमने उषा प्रेमनंदा की कहानी वापसी के कथानक पर बात की थी। आज हम इसके आगे चर्चा करेंगे। वापसी कहानी में जो भाषा का प्रयोग है बिल्कुल सरल और सहज भाषा है। रोज़मर्रा की बातचीत का प्रयोग है, इसमें कहीं भी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं है। और संवाद जो है बहुत ही छोटे और सरल हैं, जैसे आमतौर पर घरों में बोले जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी कोई आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता जो भी रचना लगी है, पहले आप उसको मूल रूप में अवश्य पढ़ें। जब तक आप मूल रचना को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उसके ऊपर हुई कोई चर्चा समझ में नहीं आएगी अच्छे से। तो आप इसकी मूल रचना को पढ़ें। अगर पाठ्य पुस्तक नहीं भी आपके पास है तो आप गूगल पर इस कहानी का नाम डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसका या तो प्रिंट निकलवा लीजिए या फिर आप उसको लिख लीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप उसको लिख भी सकते हैं। इस कहानी में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं जहाँ पर कि हमको सप्रसंग व्याख्या करनी है, कुछ ऐसा जो वाक्य हैं जो कि गजाधर बाबू की स्थिति को उनके घर में स्पष्ट करते हैं और उनके जो भी उनका जीवन है उसके बारे में वो कभी पश्चाताप कर रहे हैं। तो इन की हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। मैं बोल देती हूँ, धीरे धीरे से आप उसको लिख लें और जब भी आप गूगल पे कहानी निकालेंगे तो उसमें से भी आप इसको उतार सकते हैं। तो सबसे पहला वाक्यांश है, वाक्यांश नहीं है, 2-3 वाक्य हैं। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। हो गया? ये इतने का हमें सप्रसंग व्याख्या करना है। ये कब की बात है? जब गजाधर बाबू अपने रेलवे क्वार्टर से आ रहे थे रिटायरमेंट के बाद, तो गणेशी जो उनका नौकर था, उनको चाय नाश्ता खाना सब करता था और देखभाल भी करता था, वो उनका सामान बांध रहा था और साथ में एक डिब्बे में उनकी पत्नी ने कुछ बेसन के लड्डू बांध कर दिए थे गजाधर बाबू के लिए। तो उनको घर जाने की खुशी तो थी, लेकिन साथ ही साथ इस बात का एक दुख भी हो रहा था कि कोई परिचित और आदर में संसार से वो जा रहे हैं। तो बहुत खुश थे कि हम अपने घर जा रहे हैं, अपने बाल बच्चों के पास जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का भी जो जीवन था वो भी उनको लगा कि हाँ, यहाँ भी मेरा सब आदर करते थे, स्नेह करते थे मुझसे, कि मेरे जाने के बाद ये बेसन के लड्डू बनवा करके मुझे दे रहे हैं। तो इसमें भी उन्हें एक थोड़ा सा खुशी में भी दुख का अनुभव हुआ। इसकी आप लोग सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग में आपको पता है कि कहानी का नाम, लेखिका का नाम लिखना है और ये किस संदर्भ में ये बात कही गई है वो लिखना है। उसके बाद आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पर लिखिए, घर में गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। हो गया? इसमें जो ये अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में गजाधर बाबू के अस्थायित्व जो घर में है, जो परिवार में उनकी स्थिति है, जो वो स्थायी तौर पे रहे नहीं हैं, वो नौकरी के चलते घर परिवार से दूर रहे हैं, तो वो अस्थायी तौर पे 1-2 दिन के लिए आते थे और अब वो रिटायर होकर के हमेशा के लिए आए हैं। तो जो अस्थायित्व उस चारपाई का है, बैठक सजी हुई बैठक में और कुर्सी को हटा करके थोड़ी जगह बनाकर चारपाई डाल दी गई, ये अस्थायी प्रबंध था। उसी अस्थायित्व को वो अनुभव करते थे खुद के लिए, स्वयं के लिए, कि मेरा भी इस परिवार में इसी तरह अस्थायी मेरा स्थान हो चुका है। इसको आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, सप्रसंग व्याख्या। तीसरा लिखिए, वह जीवन अब उन्हें
खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी ना मिली। हो गया। अब ये है जब वो घर में दखल ना देने का फैसला करते हैं, तब उनको लगता है कि जो जीवन वहाँ वो 35 वर्षों से जी रहे थे, एक ढर्रे पर जिंदगी चल रही थी। सुबह पैसेंजर गाड़ी का आना, फिर मेल का आना, और सुबह एकदम पैसेंजर के आने से पहले उनको गरम गरम जिलेबी पूड़ी का नाश्ता गणेश लिया करके करवा देता था, खाना समय से दे देता था। मतलब कोई चीज़ में उनको घर परिवार नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं थी। अब यहाँ पर जब इस जीवन में वो आ गए हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो उनको वो जीवन लग रहा है कि वो खोई हुई निधि है, कोई दौलत है जो खो गई, और जो भी उन्होंने जीवन से चाहा उसकी एक बूंद भी उन्हें ना मिली। यानी जो जिस समय वो वहाँ पर रह रहे थे तो यहाँ के सपने देख रहे थे कि अब मैं जब परिवार में जाऊँगा तो हंसी खुशी से रहूँगा, अच्छे से रहूँगा, और ये देखते देखते उन्होंने वो जीवन भी नहीं अच्छा से आनंद लिया जो जीवन उनका अब लग रहा है कि वो एक निधि था, एक दौलत के समान था, और उनको इसीलिए उनको लग रहा है कि जिंदगी द्वारा ठगे गए, कि जो उन्होंने चाहा वो उनको नहीं मिला। ठीक है। अगला और अंतिम, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, यही वाक्य नरेंद्र के माँ द्वारा बोला गया जो है, वो उनकी गजाधर बाबू की स्थिति को स्पष्ट कर देता है। पिछले वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था, इसको भी लिख लीजिए। अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक को जगह नहीं है। इसकी भी आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे कि किस तरह से नरेंद्र खुश होकर के रिक्शा बुला लाता है जब गजाधर बाबू के जाने की बात आती है। कोई इसमें ना उनके तीनों बच्चे, और कांति की तो शादी हो गई है तो वो यहाँ नहीं रहते, लेकिन बाकी 3 बच्चे या बहू या पत्नी, कोई उनको एक बार नहीं कहता है कि पिताजी आप रिटायर हो गए हैं, इतने बुजुर्ग हो गए हैं, अब आप क्यों जाएंगे और मेहनत करने के लिए, आप घर पे रहिए, आराम कीजिए। कोई उनको रोकता नहीं है, उल्टे वो लोग खुश होते हैं। नरेंद्र रिक्शा बुला लाता है, और जाने के बाद अमर की बहू कहती है कि चलिए सिनेमा ले चलिए। और ये जो है, ये उनकी पत्नी द्वारा कहा गया वाक्य जो कह रही हैं कि चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने भर की भी जगह नहीं है। नहीं, वो तो चले ही गए, और अब वो चारपाई जो है वो उनको एक बोझ की तरह लग रही है कि कमरे में धक्का हो गया है, इसको जल्दी से यहाँ से निकाल दिया जाए। शायद इसी तरह गजाधर बाबू को भी उनके परिवार ने अपने जीवन से निकाल दिया था। ठीक, ये चारों जो मैंने बताए अनुच्छेद छोटे छोटे, इनकी आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इसके अतिरिक्त हमको करना है चरित्र चित्रण। जब भी कोई गद्य विधा हम पढ़ते हैं, उसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, तो हमको चरित्र चित्रण एक देखना होता है। इसमें केंद्रीय पात्र गजाधर बाबू हैं, आप लोग उनका चरित्र चित्रण करने कीजिएगा। और दूसरा एक गजाधर बाबू की पत्नी, उनका नाम इसमें नहीं कहीं भी दिया गया है, तो हम गजाधर बाबू की पत्नी लिखेंगे कि गजाधर बाबू की पत्नी का चरित्र चित्रण कीजिए। ये दोनों का आपको चरित्र चित्रण करना है। जब भी चरित्र चित्रण करते हैं तो हम उनके बाह्य व्यक्तित्व को भी बताते हैं और उनके आंतरिक व्यक्तित्व को भी बताते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चर्चा जो बाकी रह गई थी वो आज मैंने करना ज़रूरी समझा। इसके आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप इनकी व्याख्या करेंगे और चरित्र चित्रण करेंगे।